हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7th का हिस्ट्री सोशल साइंस में लेसन नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नेम है पीरियडाइजेशन एंड मेजर डेवलपमेंट, यानी कि अवधिकरण एवं मुख्य विकास। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं जो कि सबसे पहले आप लोग राइट कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने राइट कर लिया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पीरियडाइजेशन एंड मेजर डेवलपमेंट। हमारा चैप्टर का नाम है, चैप्टर नेम है पीरियडाइजेशन एंड मेजर डेवलपमेंट, जिसका मतलब आप लोगों को पता चल रहा होगा अवधिकरण एवं मुख्य विकास। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अवधिकरण, यानी कि हम लोग में पीरियड्स किस तरह से चेंजिंग हुआ, 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी उस समय के बीच में क्या हुआ, मिडिल पीरियड में क्या हुआ, अर्ली मिडिल पीरियड में क्या हुआ, लेटर मिडिल पीरियड में क्या हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग को पढ़ना किसके बारे में है, तो इसमें पढ़ना हम लोग को बताया जैसे मिडिवल पीरियड इंडिया का मिडिवल पीरियड में क्या हुआ, वहां पे हिस्टोरियंस का क्या रोल था, किस तरह से बाबर का किस तरह से रोल निभाया, कैसा लोग को इंफॉर्मेशन मिलता है, ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग अपना अपना बुक को ओपन कर लीजिए, क्योंकि टॉपिक वाइज हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे। बुक ओपन कीजिए सब अपना। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा, हम लोग का सबसे पहला टॉपिक होगा इमर्जेंस ऑफ अ न्यू एरा। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, फर्स्ट टॉपिक है इमर्जेंस ऑफ अ न्यू एरा, जिसका मतलब है नए युग का उभार। तो सबसे पहले एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम लोग लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक राइट करने के लिए। तो देखो, जो 18th सेंचुरी था, मिडिवल पीरियड किसके किसके बीच में आता था, तो मिडिवल पीरियड यानी कि मिडिवल अवधि यानी कि मध्यकालीन अवधि जो था वो था 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक, यानी कि 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक जो पीरियड आता था उस पीरियड को कहा जाता है मिडिवल पीरियड। ठीक है, और उस मिडिवल पीरियड में दो पीरियड को उसको कैटेगराइज किया गया। एक पीरियड था द अर्ली पीरियड, द अर्ली मिडिवल पीरियड, और दूसरा पीरियड था द लेटर मिडिवल पीरियड। ठीक है, तो अर्ली मिडिवल पीरियड में आता है 7th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक। ठीक है, 7th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक, और जो लेटर मिडिवल पीरियड होता है उसमें आता है 13th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं, इस चीज को अगर नोट किया जाए तो क्या नोट होगा, हम लोग नोट करेंगे द मिडिवल पीरियड कितना से कितना के बीच में, 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में। अंडरस्टैंड, 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच का जो पीरियड था उसको क्या कहते हैं, मिडिवल पीरियड। स्पेलिंग देख लेते हैं इसका, सही है कि गलत, सही है, मिडिवल पीरियड। अब देखो, मिडिवल पीरियड का हम जैसे कि बोले कि दो भाग में बांटा गया है। एक आपका हो जाएगा द अर्ली मिडिवल पीरियड, अर्ली मिडिवल पीरियड जो कि था 7th सेंचुरी से 13th सेंचुरी के बीच में। ठीक है, और जो सेकंड पीरियड था वो था द लेटर पीरियड, द लेटर मिडिवल पीरियड, जो कि आता है 13th से लेकर
18th सेंचुरी के बीच में, ठीक है। इसको सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए। नोट हो गया। तो अब देखो हम लोग बात करने वाले हैं कि जो अर्ली मेडिवल पीरियड था उसमें क्या हुआ। तो अर्ली मेडिवल पीरियड यानी कि 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में क्या हुआ, कई ढेर सारे एम्पायर्स आए, ढेर सारे साम्राज्य आया, उनका विकास हुआ, उनमें अपना अपना राज्य एस्टैब्लिश किया। कहीं का राजा बना, कहीं पे नॉर्थ में राजा बना, कहीं पे राजपूत आया, चोलाज आया, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट लोग वहां पे 13th सेंचुरी के बीच में, 7th से लेकर 13th के बीच में लोग वहां पे एस्टैब्लिश हुए धीरे धीरे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इसमें क्या हुआ, अगर एक नोट्स के तौर पे लिखा जाए तो क्या होगा, तो नोट्स में हम लोग राइट करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो होगा राइज ऑफ डिफरेंट एम्पायर्स, यानी कि अलग अलग साम्राज्यों का यहां पर उदय हुआ, ठीक है। और क्या सिर्फ राइज हो, देखो पहले से भी वहां पे साम्राज्य थे, लेकिन राइज का मतलब यानी उन वो जो साम्राज्य थे उनका अस्तित्व को हटाकर वहां पर समाप्त कर अपना अस्तित्व को लाना, वही था राइज ऑफ डिफरेंट एम्पायर्स, यानी अलग अलग एम्पायर्स कोई फॉल हुए, कोई राइज हुआ, ठीक है। यहां पर हम राइट करेंगे राइज एंड फॉल ऑफ डिफरेंट एम्पायर्स, यानी अलग अलग साम्राज्यों का उदय होना और उनका नष्ट अस्तित्व मिटना, ये कहलाता था राइज एंड फॉल ऑफ डिफरेंट एम्पायर्स। फिर उसके बाद आता है नॉर्थ में क्या हुआ, नॉर्थ में यानी कि इंडिया के नॉर्थ में क्या हुआ, incursions enters from the mountain ways, incursions enters from the mountain ways, ठीक है। that led to the emergence of Delhi Sultanate, and understand Delhi Sultanate and Mughal empires। देखो नॉर्थ में यानी कि उत्तर की तरफ से जो पहाड़ वगैरह थे उनमें से घुसपैठ आना शुरू हुए भारत में 7वीं शताब्दी के बीच से। जो नॉर्थ की तरफ से इंकर्शन से घुसपैठ लोग माउंटेन का जो रास्ता था, पहाड़ी रास्ता जो था, वहां से इंटर करना शुरू किया धीरे धीरे, ठीक है। जब इंटर करना शुरू किया तो उसमें दिल्ली सल्तनत वगैरह एम्पायर्स वगैरह था, उन लोग का राइज होना शुरू हुआ, वो लोग इमरजेंसी में आए, उभरे, ठीक है। और इंडिया पे मतलब इंडिया में इंटर किए, ठीक है। इंडिया में उनका राइज वहीं से हुआ। तो जब इनका राइज भी हुआ तो इसमें एक और बहुत बड़ा घाटा था जो कि था फॉल ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इस दौरान क्या हुआ, बुद्धिज्म और जैनिज्म, क्या बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो मतलब साम्राज्य था उनका गिरावट आया, उनमें उनका अस्तित्व समाप्त होने को था, ठीक है। ये सब हम लोग बात करें अर्ली मिडिवल पीरियड में क्या हुआ, शॉर्ट ब्रीफ ले रहे हैं हम लोग इसका। और एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट घटना हुआ, इवेंट हुआ, जो कि था वुमेन स्टेटस गोइंग डाउन, यानी कि जो वुमेन का यानी कि जो औरत लोग का जो स्थिति था, नारी का जो स्थिति था, वो धीरे धीरे गिर रहा था, ठीक है। यानी कि लोगों के कारण नए नए एम्पायर्स, नए नए साम्राज्य, नए नए लोग, नए नए राज्यपाट, नया प्रजा, इसके कारण क्या हो रहा था, वुमेन का जो स्टेटस था यानी कि कंट्री में जो औरतों का जो स्थिति था वो धीरे धीरे गिरने लगा, ठीक है। तो ये सब हुआ अर्ली मिडिवल पीरियड में। अब बात करते हैं कि लेटर मिडिवल पीरियड में क्या हुआ। तो लेटर मिडिवल पीरियड यानी कि 15वीं शताब्दी में क्या हुआ, इसके बीच में 15वीं शताब्दी में क्या हुआ, ट्रेडिंग स्टार्ट। जो
यानी कि 15वीं शताब्दी में ट्रेडिंग स्टार्ट होता है। सब आप लोगों को क्या पता है कि ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग का मतलब होता है यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक सामान को ले जाना या फिर लाना, उसको ट्रेडिंग कहते हैं। तो ट्रेडिंग किसके बीच में होता है? स्टार्ट्स बिटवीन यूरोपियंस एंड इंडियंस और अदर कंट्री। फर्स्ट arrived to India was पोर्टुगीज। देखो लेटर मिडिवल पीरियड में क्या हुआ, जो स्टार्ट हुआ ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ, यूरोपियंस वगैरह इंडियंस वगैरह आपस में ट्रेड करना शुरू किए, ठीक है। तो सबसे पहले भारत कौन पहुंचा? पोर्टुगीज। सबसे पहले जो भारत पहुंचने वाला था वो था पोर्टुगीज लोग था, जो कि ट्रेडिंग स्टार्ट किया, ठीक है। तो जब यूरोपियंस वगैरह स्टार्ट किया तो इंग्लिश भी, डच भी और बहुत सारे देश के लोग आपस में भी ट्रेडिंग करना शुरू किए, भारत से ट्रेडिंग करना शुरू किए। तो देखो अर्ली मिडिवल पीरियड में लोग नॉर्थ के बारे में बात किए। एक और पॉइंट राइट कर लो, साउथ। यहां पे राइट कर लो साउथ। तो इंडिया के साउथ में चोलास और इंडिया के साउथ में चोलास, विजयनगर और राजपूत कश्यप का डेवलपमेंट हुआ। चोलास हो गया, विजयनगर हो गया, राजपूत हो गया एंड कश्यप्स डेवलपमेंट। अंडरस्टैंड? इसको सबसे पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेते हैं इसका। नोट हो गया? तो देखिए हम लोग बात क्या किए, इमर्जेंस ऑफ न्यू एज यानी नए युग का उभार में हम लोग बात कर रहे थे द मिडिवल पीरियड के बारे में, ठीक है। तो मिडिवल पीरियड कितना के बीच में आता है? सब लोग मेरे साथ साथ बोलेगा। 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी के बीच में, यानी 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में। अंडरस्टैंड? अब इसमें भी मिडिवल पीरियड को दो भाग में बांटा गया, एक था द अर्ली मिडिवल पीरियड और एक था द लेटर मिडिवल पीरियड। तो जो द अर्ली मिडिवल पीरियड है उसको कहां से कहां तक 7th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी के बीच में एरा था, उसका सेंचुरी था, ठीक है। द लेटर मिडिवल पीरियड सबसे पहले नोट कीजिए आप लोग। नोट तो आप लोगों ने कर लिया होगा। तो सबसे पहले ब्रीफ रिवीजन ले लेते हैं। हम लोग कहां पे थे? द लेटर मिडिवल पीरियड पे। तो लेटर मिडिवल पीरियड में क्या है, उसमें 13 से 18वीं शताब्दी के बीच वाला लोग आते थे, मतलब कि उसमें जो पीरियड था उसको हम लोग लेटर मिडिवल पीरियड में बांटते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ कि ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ। यूरोपियन कंट्रीज और इंडियन कंट्रीज के बीच में ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब ये जब ट्रेडिंग होना शुरू हुआ तो इसमें सबसे पहला जो भारत में पहुंचा वो था पोर्टुगीज लोग। कौन था? पोर्टुगीज, ठीक है। नोट हो गया आप लोगों का। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि होगा इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी। सेकेंड है इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन इंडियन हिस्ट्री, जिसका यानी होगा भारतीय इतिहास पर ज्योग्राफी यानी भूगोल का प्रभाव। तो उस पे प्रभाव क्या पड़ा था, तो देखो हम लोग राइट करेंगे। इसमें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम लोग को नोट करना है। सबसे पहला पॉइंट है ports became center of internal and foreign trades. Ports became centers of
इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड्स। सेकंड जो पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट है द माउंटेन्स लीड टू बिल्डिंग ऑफ a strong forts। The mountains lead to building of monuments, forts, etc। थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड इज द वाटर स्कार्सिटी क्रिएशन ऑफ abolish today as water conservation। water scarcity leads to the abolish today known as water conservation। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ इज wars were fought, wars were fought। फिफ्थ है चेंजिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं, नोट कीजिए इसको आप लोग। नोट कीजिए सब लोग। देखो, जब इंपैक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास पर भूगोल का क्या प्रभाव पड़ा। देखो, भारतीय इतिहास पर भूगोल में जो प्रभाव पड़ा उसका हम 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट राइट किया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है पोर्ट्स बिकेम सेंटर्स ऑफ इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड्स। यानी कि जो पोर्ट्स वगैरह थे, या पोर्ट्स किसको कहते हैं, जहां पे शिप्स वगैरह रुका करते हैं, जहाज वगैरह जो समुद्र में रुका करते हैं, उस जगह पे पोर्ट कहते हैं। तो पोर्ट जो था वहां पर इंटरनल और फॉरेन ट्रेड का एक सेंटर बना। यानी कि कहीं पर आपसी, यानी कि जैसे कि गुजरात से झारखंड, इस तरह से, मतलब कि उस समय गुजरात झारखंड नहीं था, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल के तौर पे वो जो ट्रेड होता था वो पोर्ट के तरीका से होता था। या फिर फॉरेन में कोई अगला देश, यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में जब ट्रेड करना होता था तो वो पोर्ट्स आता था। वो था इम्पैक्ट, ज्योग्राफी का इम्पैक्ट पड़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो माउंटेन्स था, जो पहाड़ वगैरह था, उसको यूज करके बनाया गया माउंटेन्स वगैरह, मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाया गया। क्या बनाया गया, मॉन्यूमेंट्स या फिर फोर्ट्स, यानी कि स्मारक वगैरह, किला वगैरह बनाया गया। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, वाटर स्कार्सिटी लीड्स टू द बाउलिश। तो जो वाटर स्कार्सिटी था, जैसे कि इंडिया में कई जगह पर वाटर का कमी था, पानी का कमी था। ठीक है, तो उस पानी का कमी को जो था वो बाउलिश एक तरीका था। बाउलिश जो यहाँ पर स्पेलिंग लिखा है, बाउलिश एक तरीका था जिसके कारण उसको ठीक किया जाता था। और उस तरीका को अभी हम लोग किस नाम से जाना जाता है, वाटर कंजर्वेशन। यानी कि पानी संरक्षण जो था, हम लोग अभी जिसको जानते हैं, उसको पहले 18th सेंचुरी में इंडियन हिस्ट्री में उसको बाउलिश के नाम से जाना जाता था। ठीक है। फिर wars were fought। एक और ज्योग्राफी पे इफेक्ट ये पड़ा कि जो लड़ाई वगैरह हुआ, बहुत मतलब कि बहुत एम्पायर्स में आपस में लड़ाई हुआ, राज्य को छीना झपटी के कारण, कोई इस राज्य पे हमला, कोई उस राज्य पे हमला, इस तरह से बहुत सारा लड़ाई लड़ा गया। ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट है चेंजिंग लैंग्वेजेस। तो देखो, जिस तरह से भारत में अलग अलग देश से, अलग अलग जगह से जो लोग आ रहे थे, उसके कारण लैंग्वेजेस में चेंज आ रहा था। कोई अरबी बोलता था, कोई फारसी बोलता था, कोई हिंदी बोलता था, कोई इंग्लिश बोलता था। ठीक है। इस तरह से चेंजिंग लैंग्वेजेस भी आती है। ये इंपैक्ट पड़ा ज्योग्राफी पे इंडियन हिस्ट्री के कारण। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग। नोट हो गया। अब लोग आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी के स्रोत।
तो यहाँ राइट करेंगे सोर्सेज, एक होगा लिटरेरी एंड सेकेंड इज आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल। देखो जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि इस तरह से वाटर स्टार शूटिंग हुआ, इस तरह से लोग आए गए, फॉरेन ट्रेड स्टार्ट होती है, हम लोग को पता कैसे चला? क्या किसी ने वहां पे देखा और उसको बोला? ऐसा देखो, कोई हो सकता है कि कोई बहुत सारा पुराना लोग जो मतलब कि अपना जनरेशन को बताते गया, वो धीरे धीरे हम लोग तक पहुंचा। ठीक है, एक और तरीका क्या है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन का? एक है लिटरेरी और एक है आर्कियोलॉजिकल। दो सोर्स है, एक सोर्स है लिटरेरी, एक सोर्स है आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरी का मतलब होता है लिटरेचर यानी कि साहित्य, यानी कि लिख कर किसी चीज में राइटिंग कर कर उसको उस चीज को बताना। और आर्कियोलॉजिकल का मतलब होता है किसी सब वस्तु को, किसी चीज को देखकर उसके बारे में अंदाजा लगाना। ठीक है, जैसे कि देखो लिटरेरी में जैसे कि अगर हम अपना बारे में लिखें, जैसे कि मेरा अगर हम मान के चलो आज के संसार के बारे में अगर हम लोग राइट करते हैं, ठीक है, कि अभी पेंडेमिक है, कोविड-19 है, इस सब के बारे में अगर अभी राइट किया जाए तो उसको बाद में जाके हमारा जो जनरेशन है वो उसको पढ़ेगा। ठीक है, उससे पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि उसके इतिहास में क्या चल रहा था। उसी तरह से जो लिटरेरी में जो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने राइट किया। ठीक है, कोई जैसे कि बाबर का बाबरनामा, अकबर का अकबरनामा, फिर उसके बाद था इस तरह से बहुत सारे लोग अपना अपना कथा को, अपना अपना लाइफ को, इवेंट्स को राइट करते थे, जिसके कारण हम लोग को पता चला। आर्कियोलॉजिकल में जैसे अभी हम बताएं कि माउंटेन से, पहाड़ से उन लोगों ने बिल्डिंग बनाना शुरू किया था। ठीक है, तो उस बिल्डिंग को देख के, उस टेम्पल्स वगैरह, मंदिर वगैरह को देख के पता चलता था कि किस में कौन सा रिलीजियस, कौन सा धर्म चलता था, किस राज्य में कौन सा धर्म, किस राज्य में कौन सा धर्म। ठीक है, ये पता चलता था। तभी हम लोग ये दोनों क्लासिफिकेशन को और भी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिटरेरी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लिटरेरी के बारे में। सबसे पहले हमारा है लिटरेरी सोर्सेज यानी कि साहित्यिक स्रोतें। फोर्थ टॉपिक है हमारा लिटरेरी सोर्सेज यानी कि साहित्यिक स्रोतें। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग दो अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे इंडियन अकाउंट्स और एक पढ़ेंगे फॉरेन अकाउंट्स। ठीक है, तो देखो इसमें इंडियन अकाउंट्स का मतलब जो इंडियन राइटर्स वगैरह जो था, जो इंडिया का लोग था, जैसे कि बाबर का हो गया बाबरनामा, अंडरस्टैंड क्या हुआ? बाबर का हो गया बाबरनामा, फिर जहांगीर का हो गया जहांगीरनामा। उन लोगों ने अपने लाइफ के बारे में लिखा जो कि इंडियंस थे। ठीक है, भारतीय में ही थे लेकिन अलग अलग राज्य में थे, इसलिए वो आएंगे इंडियन अकाउंट्स में। ठीक है, तो देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पेपर था, जो पेपर का इवोल्यूशन हुआ, किस चीज का इवोल्यूशन? पेपर। पेपर का जो इवोल्यूशन हुआ वो हुआ 13th सेंचुरी में। अब हम लोग बात कर रहे हैं मिडिवल पीरियड, जो कि 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में अर्ली मिडिवल पीरियड है। तो 13वीं शताब्दी के बाद से पेपर जब स्टार्ट हुआ तो उसके पहले लोग किस चीज से राइट करते थे? ठीक है, तो हम लोग राइट करेंगे जो इंडियन अकाउंट्स थे, ये दोनों जो थे वो राइट करते थे राइट ऑन बार्क्स ऑफ ट्रीज, स्टोन्स, etc. पत्थर वगैरह पे जो या फिर लीव्स etc. जो इंडियन अकाउंट्स लोग कहां पे राइट करते थे? पेड़ का छाल पे, उसका पत्ता पे, फिर पत्थर वगैरह हो गया, स्टोन वगैरह हो गया, उस जगह पे लोग राइट किया करते थे। ठीक है, अब फॉरेन अकाउंट में तो देखो इंडियन अकाउंट ये लोग दूसरी चीज पे राइट करते थे। ऐसा नहीं है कि लोग के पास पेपर का अथी था। पेपर का डेवलपमेंट 13वीं शताब्दी के बाद से हुआ। ठीक है, तो उसके पहले भी ये लोग इसी से राइट करते थे। दोनों के लिए है राइट बार्क्स ऑफ ट्रीज, राइट ऑन बार्क्स ऑफ ट्रीज,
फिर हो गया स्टोन्स लीव्स, ये लोग अपना अपना भाषा में लिखते थे। इंडियन में कोई पंजाबी में लिखता था, कोई उर्दू में लिखता था, कोई फारसी में लिखता था, कोई अरबी में लिखता था, अपना अपना सबका भाषा था। उधर से फॉरेन वगैरह लोग कोई इंग्लिश में लिखता था, फिर कोई अलग अलग अपना भाषा था, ठीक है। तो इसमें जैसे कि एग्जांपल आ गया इंडियन में आ गया तो बाबर का बाबरनामा, इस तरह से इंडियन वगैरह हो गया। फॉरेन अकाउंट में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जो राइटर्स थे फॉरेन, इसमें है फॉरेनर्स experienced about India and then write about their experience। एग्जाम्पल में आ जाएगा इब्न बतूता, ठीक है, मार्को पोलो, देखो फॉरेन अकाउंट में जो फॉरेनर्स था वो लोग कैसे राइट करता था, वो लोग तो इंडिया में रहता नहीं था, तो वो लोग राइट करता था जब वो फॉरेनर्स जब इंडिया घूमने के लिए आता था तो वो जो भी एक्सपीरियंस करता था अपने बारे में, सॉरी इंडिया के बारे में, उसको अपना अपना बुक में सब लोग राइट किया। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट है, इब्न बतूता हो गया, फिर मार्को पोलो हो गया और ढेर सारा फॉरेनर्स था, ठीक है। तो ये आता है हम लोग का लिटरेरी सोर्सेज में लाइक राइट करके किसी चीज के इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग को बताना, ठीक है। अब लोग आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। नेक्स्ट है हमारा राइट, आप लोग साथ साथ करते जाइएगा। फिफ्थ टॉपिक है हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि पुरातत्वीय स्रोतें, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम लोग ने बात किया कि जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह, टेम्पल्स वगैरह है, कॉइन्स वगैरह, वो सब के बारे में हम लोग को बताया जाता था, वहां से इंफॉर्मेशन प्राप्त होता था, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको सबसे पहले आप लोग नोट कीजिएगा। आर्कियोलॉजी सबसे पहला है आर्कियोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ, क्या है, स्टडी ऑफ ओल्ड मटेरियल्स इज नोन एज आर्कियोलॉजी। सेकेंड है हमारा क्वाइन मतलब कि न्यूमिस्मैटिक्स स्टडी ऑफ क्वाइन। थर्ड है हमारा इंस्क्रिप्शन, एपिग्राफी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। तो देखो पुराने मटेरियल्स, पुराने पदार्थों का जो स्टडी होता है उसको हम लोग कहते हैं आर्कियोलॉजी। अगर कोई बोल रहा है कि हम आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इसका मतलब वो पुराने सामानों का बहुत बड़ा ज्ञानी है, मतलब उसके बारे में वो बहुत कुछ जानता होगा, ठीक है। स्टडी ऑफ कॉइन यानी कि सिक्का के बारे में जो पढ़ाई होता है उसको न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। इंस्क्रिप्शन जो स्टडी होता है, इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख के बारे में, लेखक के बारे में, शिलालेख के बारे में, उसको कहते हैं एपिग्राफी, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे। क्या है हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, इसको नोट कर लो सब लोग। तो आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में एक पॉइंट होगा बाय मॉन्यूमेंट्स, सेकंड होगा बाय कॉइन्स,
थर्ड होगा बाय टेम्पल्स, फोर्थ होगा एपिग्राफी और फिफ्थ होगा पेंटिंग। फोर्थ इज एपिग्राफी, फिफ्थ इज पेंटिंग। देखो मॉन्यूमेंट से हम लोग को क्या पता चलता था, तो स्मारक जब बनता था तो उसमें किस तरह का मिट्टी लगा, किस तरह का पत्थर लगा, किस तरह का माउंटेन्स है, वो सब के बारे में मॉन्यूमेंट्स बताता था। ठीक है, यानी उस समय में किस चीज का उपयोग किया जाता था मॉन्यूमेंट्स बनाने में, वो मॉन्यूमेंट जैसे ताजमहल में मार्बल का यूज किया गया, तो उस तरह का मार्बल अलग प्रकार का वो मार्बल है। ठीक है, तो इससे पता चलता है। उससे तो मॉन्यूमेंट से भी इंफॉर्मेशन मिलता है। कॉइन से क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, कॉइन से इंफॉर्मेशन मिलता है इकोनॉमिक के बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। यानी कि कॉइन जो था सिक्का, यानी जब पुराना जमाना का जब सिक्का देखा गया तो उसमें पता चला गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी किस तरह से इसका इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में सुधार आया पुराना जमाना में। ठीक है, फिर टेम्पल से क्या पता चला, टेम्पल से पता चला रिलीजियस एंड कल्चर। इससे टेम्पल से, मंदिर से लोगों का धर्म या फिर उसका कल्चर पता चलता था। ठीक है, एपिग्राफी में हम लोग वही बात किया कि स्टोन वगैरह पे राइटिंग के बारे में पढ़ते हैं, राइटिंग ऑन स्टोन, राइटिंग ऑन स्टोन, वॉल्स ऑफ टेम्पल्स वगैरह, वॉल्स ऑफ टेम्पल्स। ठीक है, पेंटिंग के बारे में, तो पेंटिंग हम लोग क्या बताता था, ज्वेलरी के बारे में एंड ड्रेस। देखो मॉन्यूमेंट से लोग पता चला पत्थर वगैरह के बारे में, कॉइन से पता चला कि इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या था उस समय हिस्ट्री में, टेम्पल से पता चला उसका रिलीजियस और कल्चर, यानी जो वहां का लोग था उसका धर्म कैसा था, कल्चर किस तरह का था। एपिग्राफी से पता चलता है कि स्टोन पे जो राइटिंग लिखा जाता था वो किस भाषा में, अलग अलग भाषा में था। वॉल्स ऑफ टेम्पल्स यानी कैसे कैसे लोग रहते थे, किस भाषा के लोग रहते थे। पेंटिंग से पता चलता था कि उस समय क्या ज्वेलरी का यूज किया जाता था, क्या ड्रेस था, क्या पहनावा था। ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। नोट करो इसको। हो गया इसका। अब देखो अभी तक हम लोग जो बात किया, अगर हम आपसे पूछे कि रोल ऑफ हिस्टोरियंस क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ हिस्टोरियंस, ये सब में हिस्टोरियंस का रोल क्या था, इतिहास यानी जो हमारे पूर्वज थे उनका रोल क्या था। तभी सबको पता चला कि रोल क्या था। एक था कि उससे हम लोग इन्फॉर्मेशन मिलता है, उन लोगों ने राइट किया, उन लोगों ने एम्पायर्स अपना खड़ा किया, अलग अलग रिलीजियस ने अपना कल्चर अपनाया। इस तरह से अलग अलग जो अभी तक हम लोग बात किए हैं उसमें हिस्टोरियंस का रोल था। ठीक है, तो ये आप लोगों का चैप्टर था, ये चैप्टर अब समाप्त हुआ। अब आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, एचडब्ल्यू रहेगा आप लोग का। फर्स्ट रिवाइज द नोट्स, सेकंड टेक द क्वेश्चन आंसर, थर्ड मेक ऑब्जेक्टिव्स। अंडरस्टैंड? आप लोग होमवर्क को रिवाइज द नोट्स, टेक द क्वेश्चन आंसर और मेक ऑब्जेक्टिव्स। अपना अपना नोट्स को रिवीजन करेंगे जो राइट करवाए हम, फिर क्वेश्चन आंसर पर टिक लगा लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव्स कर लीजिएगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।